देखिए, संविधान में आपका ये अनुच्छेद 106 तक चला था, 106 तक। उसके बाद आगे हम देखते हैं 107 से। इधर से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, और आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी इधर से बनते हैं, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका 106 107। देखिए, फिर एक बार थोड़ा बहुत घूम का कि कोई जो जनरल लॉ होता है, यानी कि कोई आपका सामान्य कानून होता है, वह कैसे बनाया जाता है। तो कल बताया गया था कि सबसे पहले एक बिल या विधेयक कहिए या मसौदा कहिए, किसी भी सदन में पेश किया जाता है। वह सदन उस मसौदे को पास कर देता है, या बिल को, या प्रारूप, या कहिए विधेयक को, तो दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरा सदन जब पास कर देता है, तो फिर अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। और अगर दोनों सदनों में मतभेद हो गया, तो ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का भी प्रावधान किया गया है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। और तत्पश्चात राष्ट्रपति को भेजा जाता है अनुमति के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति या एसेंट दे देता है, वैसे ही वह विधेयक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अधिनियम में। वही तारीख निर्माण की तारीख होती है। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है, आपका अभी अनुच्छेद नहीं शुरू हुआ, मॉडल देखिए कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए आपका संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो आपका केवल धन विधेयक नहीं भाई, और भी है, वही लिखवाना है, लिखिए उसको। हाँ, तो पहला केवल धन विधेयक नहीं, तीन विधेयक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इस पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, ये अलग अलग ही पास करना होगा। इसमें भी दो अभी टेक्निकल हैं, लिखिए। निम्नलिखित विधेयकों को पास करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये पहला क्वेश्चन टेक्निकल आपका बना, इसको लिखिए। कई बार पूछा गया, निम्नलिखित विधेयकों को पास करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपका धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। अब इसी को मॉडल घुमा दिया जाए आपका। देखिए अब क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो चार ऑप्शन देगा। अब सकारात्मक आइए। आपका संविधान संशोधन विधेयक बुलाई नहीं जा सकती, अलग अलग ही पास करना पड़ेगा। फिर दूसरा देगा धन विधेयक, तीसरा देगा वित्त विधेयक, और चौथा देगा साधारण विधेयक। तो किस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? केवल साधारण विधेयक। अलग से कहीं लिखिए, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है। केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है। जनरल बिल। इसके बाद इसमें जो सामान्य, लिख लिए, जो सामान्य क्वेश्चन दूसरा मॉडल बनता है कि कौन से विधेयक है जो आपका राज्यसभा में पुनः स्थापित, यानी कि प्रस्तुत नहीं किए जाते, या राज्यसभा में इंट्रोडक्शन उसका नहीं होता। तो वह दो विधेयक हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। लिखिए।
धन तथा वित्त विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाते, यानी कि पेश नहीं किए जाते। पुनः स्थापित यानी कि आपका पेश नहीं किए जाते, बस पटल पर रखा जाता है कि आप अपना विचार बताइए और पास उस करना नहीं है। तो क्वेश्चन दो विधेयक लिखिएगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यसभा में पुनः स्थापित माने इंट्रोड्यूस कहा जाता है, प्रस्तुत भी कह सकते हैं, नहीं किए जाते। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बना है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक के लिए रोक सकती है? 14 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, अभी बिना अनुच्छेद के ही बताया जा रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि आपका अगर राज्यसभा किसी विधेयक को कितने दिन तक रोके रखी है, साधारण विधेयक को, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, तो 6 माह। यानी कि लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया, राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा 6 माह बीत गया है, अभी तक विचार ही नहीं की है, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति चाहे तो ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो आपका 6 माह का नियम भी याद रखिएगा। इसके बाद धन विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक की परिभाषा दिया जाता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा, तो धन विधेयक को, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलेगी। इसके बाद पूछा जाता है कि अगर विवाद उत्पन्न हो गया है कि ये मनी बिल है कि नहीं, तो इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये पूछा जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति आपका अनुमति देने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है, तो अनुमति देने के लिए बाध्य है, विवेक नहीं है। यानी कि धन विधेयक अगर जाता है पास करके लोकसभा द्वारा, क्योंकि राज्यसभा को पावर ही नहीं है ज़्यादा, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है? बाउंड। अब यहाँ क्वेश्चन एक मॉडल बनता है, लिख के उसको, निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। अलग से बना लीजिए, निम्नलिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति एसेंट देने के लिए बाध्य हैं। 3 पॉइंट लिखिएगा इसमें। पहला आपका मनी बिल, यानी कि धन विधेयक, अभी वापस नहीं कर सकता। पहला आपका हो गया धन विधेयक। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा पुनर्विचार के पश्चात भेजा गया विधेयक। राष्ट्रपति साधारण विधेयक है तो एक बार संसद को लौटा सकता है, और संसद अगर फिर पास करके भेजती है तो राष्ट्रपति अब क्या है? बाध्य है कि वह अनुमति दे कि न दे, अनुमति दे। ये 3 जगह बाध्यता है, मैं बता दूं आपका। अब आइए विधेयक आपका, एक क्वेश्चन और बनता है कि कब कोई विधेयक लैप्स कर जाएगा, व्यापगत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। उसमें थोड़ा उलझाऊ बनता है कि लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है, इसी बीच लोकसभा का विघटन हो गया, या राज्यसभा में पेंडिंग है तब तक लोकसभा का विघटन हो गया, इत्यादि मॉडल बनते हैं। फिर आपका एसेंट पर एक मॉडल बनता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत विधेयकों पर अनुमति देता है, तो 111। लेकिन अब आइए 107 से शुरू किया जाए। देखिए 107 निकाल लीजिए, बैरेक्ट पर ही थोड़ा चिन्ह लगाइएगा, और एक दो बातें जो एक्स्ट्रा मिलेगी उसको हम लिखवाएंगे अलग से। वैसे सामान्य बातें कुछ हमने लिखवाया अलग से। 107 विधेयकों के पुनः स्थापन
पूरा स्थापन माने प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस करना। तुरंत पूरा स्थापन आप याद रखिएगा, आपका जो तथ्य विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के पूरा स्थापन के लिए है, आपका परिचयात्मक है, कह सकते हैं, वे एविडेंस की धारा 9 के तहत रेलेवेंट होंगे, जो परिचय कराते हैं। तो विधेयकों के पूरा स्थापन मैंने प्रस्तुत करना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107 कब लागू होगी? वित्त विधेयक की, धन विधेयक की, संविधान संशोधन विधेयक की, साधारण विधेयक, सभी में नहीं लागू होगी। धन विधेयक के लिए अलग, वित्त के लिए अलग, संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 अलग है। तो कौन सा विधेयक बचा? एक साधारण। देखिए पहला खंड, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है। तो फिर एक बार याद रखिए, दो अपवाद तो इसी में आ गए, कौन कौन? धन विधेयक और कौन? वित्त। और एक संविधान संशोधन चला जाएगा 368 में। तो इसके अलावा यानी कि धन विधेयक, वित्त विधेयक के अलावा जो भी विधेयक होंगे वह लोकसभा में पहले प्रस्तुत होंगे कि राज्यसभा में कि किसी भी सदन में, किसी भी। लेकिन दो विधेयकों को छोड़कर, कौन कौन? धन विधेयक और वित्त विधेयक। दूसरा खंड देखिए, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों पर जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। यानी कि कोई विधेयक तभी पास माना जाएगा जब लोकसभा और राज्यसभा में एड आइटम हो जाए। एड आइटम का मतलब एक ही बात पर, एक ही भाव में क्या हो जाए? रजामंद। यानी कि विरोधाभास नहीं। अगर लोकसभा ने पास किया तो उस सभी बातों पर राज्यसभा क्या हो जाए? सहमत। या राज्यसभा ने अगर कुछ संशोधन कर दिया तो उस पर फिर लोकसभा क्या हो? सहमत। फिर लोकसभा ने संशोधन किया तो राज्यसभा क्या हो? तो जब तक एड आइटम न हो, एक ही बात पर एक भाव में रजामंदी लोकसभा राज्यसभा में न हो, तब तक कोई विधेयक क्या पास माना जाएगा कि नहीं? तो हो सकता है पूछ ले कि कंसेंसस एड आइटम कहाँ है? तो 107 के किस क्लास में? 2 में। इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से भी जोड़ लीजिएगा। एक ही बात पर एक भाव में सहमत होना, ये कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 में है। 13 में, बिहार में पिछली बार आया भी था 13। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण लैप्स नहीं होगा, व्यापगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यानी कि अगर संसद चल रही है, भारत के राष्ट्रपति ने अब ये कहा कि संसद का सेशन खत्म, अब 6 माह बाद फिर से बुलाया जाएगा संसद का सत्र, तो लोकसभा या राज्यसभा में जो विधेयक पेंडिंग हैं क्या वे समाप्त हो जाएंगे कि बने रहेंगे? बने रहेंगे, क्योंकि सत्रावसान पर विधेयकों का कोई असर, फिर 5-6 माह बाद बैठक होगी, फिर देखा जाएगा। खंड 4 और 5 महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। यानी कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया गया और आपका राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा ने अभी पारित ही नहीं किया है, तो अगर लोकसभा का इसी बीच विघटन हो जाता है तो क्या वह राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक आपका समाप्त हो जाएगा कि नहीं? तो व्यापगत नहीं होगा। इसके बाद आपका अगला दे रहा है, कोई विधेयक
जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित हैं, तो ऐसी दशा में जैसे ही लोकसभा का विघटन होगा, आपका वह विधेयक क्या हो जाएगा, लैप्स। लेकिन अनुच्छेद 108 के अधीन रहते हुए यही थोड़ा समझिए आपका, अगर लोकसभा में कोई विधेयक पेंडिंग है या लोकसभा ने पास कर दिया है और किसको भेजा है, राज्यसभा को, और इसी बीच अभी राज्यसभा ने पास नहीं किया है, तब तक लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह जो विधेयक है अब लैप्स हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप ये सतर्क रहिए, यही आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अनुच्छेद 108 आ जाइए। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग पूछा जाता है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए सतर्क रहना है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त बैठक किस मामले में बुलाई जा सकती है, साधारण विधेयक को पास करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। तीसरा जो आपका टीजीटी में बना है, अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी, होगी। भले ही लोकसभा, लेकिन बुलाने के बाद विघटन हुआ हो कि पहले, बाद में। ये फिर आपका पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 118 में जाएगा आपका, 108 में नहीं। फिर संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है, तो आपका वो कंडीशन दी गई है। वहाँ आपका राज्यसभा वाला थोड़ा याद रखना है कि अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया और राज्यसभा असहमत हो गई या संशोधन करके पास कर दी, लोकसभा उससे राजी नहीं है, या राज्यसभा में भेजा गया और कितने दिन तक कोई विचार नहीं की है, 6 माह, तो राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। राज्यों में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर एक बार याद रखिए, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। ये केवल कहाँ किया गया है, संघ स्तर पर। संयुक्त बैठक में अब पलड़ा आपका लोकसभा का भारी रहेगा, क्योंकि 550 सांसद लोकसभा के और 250 राज्यसभा के, टोटल आपका हो गए आपका 800। अब 800 सांसद एक साथ वोटिंग करेंगे और बहुमत से फैसला आएगा, तो ऐसी दशा में किसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लोकसभा का, क्योंकि लगभग आपका दूना से अधिक सांसद हैं। तो संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होता है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होता। अभी भाजपा के पास भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है पूर्ण रूप से, लोकसभा में है, तो आपका किसी तरह से मान मनौल किया जाता है पार्टियों का कि आप वोटिंग के समय क्या रहिए, गैर हाजिर या पक्ष में वोट दीजिए, ताकि प्रस्ताव विधेयक क्या हो जाए, पास। भाई आपका, तो ऐसी कंडीशन में अब आइए देखा जाए अनुच्छेद 108 काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से। हाँ, एक और क्वेश्चन, पहली बार संयुक्त बैठक किस मामले में बुलाई गई थी, तो वह आपका मामला है ये डावरी एक्ट पास करने के लिए, यानी कि दहेज जो प्रतिषेध अधिनियम 1961 आप लोग पढ़ते हैं, उस कानून को ही पास करने के लिए सर्वप्रथम आपका ज्वाइंट सीटिंग राष्ट्रपति ने बुलाई थी। अब बेरक देखिए आपका, यदि किसी विधेयक के, देखिए अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात, यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा को भेजा, या उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा ने पारित किया और किसको भेजा है,
लोकसभा को, क्योंकि साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए एक एक ही उदाहरण चला जाए, लोकसभा ने पास किया, किसको भेजा? राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या की है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कर दिया गया का मतलब ये हुआ कि पास माने आपका इनकार कर दिया गया, यानी कि पक्ष आपका पक्ष में कम मत पड़े और विपक्ष में क्या पड़ गए? ज़्यादा राज्यसभा में। तब संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। दूसरा कंडीशन है कि आपका दूसरे सदन ने विधेयक में कुछ संशोधन कर दिया, यानी कि राज्यसभा ने कुछ संशोधन करके पास कर दिया और लोकसभा उन संशोधनों पर राजी नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे को आपका कह सकते हैं कि भेजा है सदन को, और दूसरा सदन लटकाए हुए है, पारित ही नहीं किया। कितना दिन तक के लिए? कितना दिन बीत गया है भेजे हुए? 6 माह। तो तो राष्ट्रपति ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से बुलाते हैं ज्वाइंट सीटिंग कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और आपका, परंतु देखिए, परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। तो धन विधेयक को लागू नहीं होगी क्योंकि धन विधेयक के बारे में राज्यसभा को पावर ही नहीं है। कितने दिन तक रोक सकती है? आपका कह सकते हैं कि केवल और केवल 14 दिन। इसके बाद आपका संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक में आपका बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ने बुला ली, एक पॉइंट और याद रखिएगा, और इसी बीच लोकसभा का क्या हो गया? विघटन। तो संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी? तो आपका होगी। संयुक्त बैठक में वोटिंग होगी। अगर बहुमत से विधेयक पास हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों ने विधेयक को क्या कर दिया है? पास। ये मान लिया जाएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछा जाता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, अनुच्छेद 118 में ये जाएगा, यानी कि जो प्रक्रिया के नियम हैं, आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? एक बार अंदर से पूछा है क्वेश्चन 118 का क्लाज 4, अनुच्छेद 118 का क्लाज 4 अंडरलाइन करिए। एक बार आपका क्लाज वाइज पूछा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगर वह भी नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा के सभापति द्वारा कभी भी नहीं कराइएगा। मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति नहीं करते, यानी कि राज्यसभा के सभापति नहीं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इस प्रकार आपका ज्वाइंट सीटिंग सीटिंग जो है, जो मुख्य मुख्य प्रावधान था, बता दिया गया। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। लोकसभा का विघटन उसके बाद आपका कह सकते हैं कि कब बुलाई जाएगी, ये कौन बुलाएगा, और आपका और कौन अध्यक्षता करेगा। सबसे पहले किस विषय पर बुलाई गई थी? तो आपका डावरी, दहेज वाले मामले में। इसके बाद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कहाँ दी गई है? 109 में। तो धन विधेयक, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो केवल लोकसभा। स्पष्ट पहला ही बैरक में लिखता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि धन विधेयक के बारे में पूर्ण अधिकार लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा में इसे प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा, मैंने इसे पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। तो आखिर राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा के विचार के लिए राज्यसभा को भेजा जाएगा कि आपका इस पर क्या विचार है।
और राज्यसभा कितने दिन के अंदर अपना विचार प्रकट कर दे? कितने दिन? 14 दिन। अगर 14 दिन तक शांत रहती है तो माना जाएगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है और धन विधेयक पास हो गया। हाँ, यदि राज्यसभा धन विधेयक में कुछ संशोधन करके लोकसभा को भेजती है तो लोकसभा के पास पावर है, चाहे तो उन संशोधनों को माने और चाहे तो मानने से इनकार कर दे। अगर लोकसभा उन संशोधनों को मान लेती है तब तो संशोधन सहित, और नहीं मानती है तो जो लोकसभा ने धन विधेयक पारित किया था वही मान्य होगा, क्योंकि राज्यसभा आपका इस पर ज़्यादा पावर नहीं है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि कौन सा विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, केवल राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक राज्यसभा में केवल उसकी सिफारिश माने उसके विचार प्रस्तुत करने के लिए रखा जाएगा, लेकिन जो लीगल तौर पर पूरा स्थापन है पेश करना वो नहीं किया जाता। ये आपका 109 याद रखिए। आपका अगर ये विवाद उत्पन्न होता है कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो देखिए धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया पूछे 109 मारना है। परिभाषा कई बार आई है तो अनुच्छेद 110 काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धन विधेयक की परिभाषा आपका किस धारा में दी गई है, मतलब किस अनुच्छेद में, तो 110 आपका। इसके बाद आपका खंड 3 महत्वपूर्ण है 110 का, कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, ये कई बार पूछा है कि कोई विधेयक मनी बिल है कि नहीं, तो इसका निर्धारण कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। रटे रहिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन करेगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 111 आ जाइए। अनुच्छेद 111 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी एसेंट या अनुमति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? 111। 3 अनुच्छेद एक साथ आपको याद करने हैं। पहला आपका 111, दूसरा 200 और तीसरा 201। एक जगह एकत्र कर लीजिए, तो तीनों अनुच्छेद एक जगह एकत्र करना है। पहला 111, भारत का राष्ट्रपति आपका संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देता है। फिर अनुच्छेद 200, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनुमति देते हैं। फिर अनुच्छेद 201 कि जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्यपाल ने राज्य का विधेयक रखा है, राष्ट्रपति उस पर अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देता है? 201। तो आपका 201 राज्य के लिए है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत देता है? 200। आरक्षित किस में रखता है? 200। आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति किस में देते हैं? 201। ये राज्य के कानून पर कि संघ के? राज्य के। संघ के कानून पर या संसद द्वारा पारित किस अनुच्छेद में? 111। बैरक की भाषा देखिए, 4 बीटो हैं। यहीं आपका बीटो भी थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सतर्क ये रहना है कि किस विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, उसका विवेकाधिकार नहीं है। तो आपका धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? धन विधेयक और आपका संविधान संशोधन विधेयक। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए आपका, तब बीटो चारों बता दिया जाए। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद के 2 ही सदन है, लोकसभा और कौन? राज्यसभा। तो वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, विधारित करता है, होल्ड कर देता है, रोक लेता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति ने एसेंट दी, वैसे ही वह विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। वह बिल क्या कहलाता है? एक्ट।
तो विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। यानी कि आपका जैसे विवाह में जैसे ही सातवां फेरा क्या होता है पूरा, तो विवाह क्या हो जाता है कंप्लीट, 6 फेरे पर नहीं होता। तो 6 फेरा मतलब विधेयक और सातवां फेरा मतलब क्या हो गया। जैसे कि आपका मुस्लिम विध में एक पक्षकार ने इजब किया, जब तक कि दूसरा पक्षकार कबूल न बोल दे विवाह पूर्ण होगा कि नहीं नहीं। तो उसी प्रकार बिल और एक्ट में अंतर होता है। बिल बिल ही रह जाएगा जब तक कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्य का मामला है, अनुमति न दे दे। जिस तारीख को ये लोग अनुमति देते हैं वही तारीख उस कानून के, उस अधिनियम के निर्माण की तिथि होती है, बनने की तारीख। तो आईपीसी में ज़्यादा बना है संविधान में कि संविधान का निर्माण भारत के किस तारीख को हो गया, 26 नवंबर 1949, क्योंकि स्पष्ट बेयर एक्ट में प्रियम्बल में लिखा है। फिर एक आईपीसी में पूछा जाता है 6 अक्टूबर 1860 किसने अनुमति दी थी, कल शाम को भी बताया गया था, किस गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड कैनिंग। किस तारीख को, 6 अक्टूबर 1860। यूएनओ पूछ सकता है यूएनओ चार्टर पर किस तारीख को साइन किया गया, 26 जून 1945। 26 जून को कितने देशों ने साइन किया, 50। और 51वां देश कौन था, पोलैंड। किस तारीख को साइन किया, 15 अक्टूबर को। मूल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 51। पर मूल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 51। मूल सदस्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, 1 2 3 4। 3 नए सदस्य, 4 निलंबन, 5 निष्कासन, 6। चलिए देखिए आगे है आपका विधेयकों पर अनुमति। पहले देखिए, या तो विधेयक पर अनुमति देता है मैंने भाई साइन कर दिया तो क्या बन गया, एक्ट या कोड बन गया। एक और है, या अनुमति रोक लेता है। अब अनुमति रोक लेता है तो रोक लेने को हम 3 4 नियम बताएंगे, पहले आगे देखिए। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो दोनों सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि इस विधेयक पर या इसके इस प्रावधान पर सदन पुनर्क्या करे, विचार। तो अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, अगर सदन पुनर्विचार के पश्चात आपका कह सकते हैं कि पुनः राष्ट्रपति को भेजता है या वही विधेयक पास करके भेजता है, तब राष्ट्रपति आनाकानी नहीं कर सकते। अनुमति देने के लिए क्या है बात। अब यहाँ थोड़ा समझना है कि कब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो आपका एक तो अनुच्छेद 111 में 2 प्रावधान आपको मिले, यही सतर्क रहना है। एक धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, और अनुमति देने के लिए क्या है बात। दूसरा तब बाध्य हो जाएंगे जब कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद उनके पास क्या किया गया हो, भेजा गया हो। यानी कि संसद ने पुनर्विचार किया और पुनर्लौटाए थे, और पुनर्विचार के बाद फिर पास करके भेजा, तब अब आनाकानी नहीं। आपका परंतु बताता है कि राष्ट्रपति अब उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। लास्ट शब्द देखिएगा, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा का मतलब क्या हुआ बात। और एक अनुच्छेद 362 से कवर करना है। 362 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति को बाउंड किया गया कि वह संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देगा, यानी कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकेगा और अनुमति रोक नहीं सकेगा। अब समस्या ये आई कि आपका 2 शब्द, ये तो आपका कब बाध्य है, 2 शब्द आपको मिलते हैं बीटो यानी कि नकारात्मक मत का। पहले अनुमति आपका दिया गया है पहले खंड में, रोक लेता है, भाई यही तो दिया है
या विधारित कर लेता है, रोक लेता है। और दूसरा है कि आपका पुनर्विचार के लिए सदन को क्या कर सकता है, लौटा सकता है। लेकिन किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा? धन विधेयक। और एक अनुच्छेद 368 से भी कोरिलेट किए रहेगा, क्योंकि वो अलग प्रक्रिया चली जाती है, संविधान संशोधन विधेयक। अब यहाँ रोक लेता है या पुनर्विचार। तो अब वीटो देखिए, वीटो 4 प्रकार का होता है। पहले एक एक वीटो देखा जाए। वीटो 4 प्रकार का होता है। वीटो यानी कि नकारात्मक मत। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है यूएनओ में आपका कि वीटो, डबल वीटो का अधिकार, दोहरे नकारात्मक मत देने का अधिकार सुरक्षा परिषद के केवल और केवल 5 सदस्यों को प्राप्त है। अस्थाई अनुच्छेद 27। याद रखिए, यूएनओ का कौन सा अनुच्छेद? 27। मतदान कैसे होगा? इसके बाद आपका संविधान में 4 वीटो याद रखना है। जीएस में थोड़ा अमेरिका से कोरिलेट करके पूछा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 4 पावर है, 4 वीटो है। पहला एब्सोलूट वीटो, अब एक एक करके समझिए। एब्सोलूट वीटो का मतलब कि पूरी तरह साइन करने से डिनाई कर देना कि मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा। तो अगर भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर देता है तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि पूर्ण निषेधाधिकार या पूर्ण नकारात्मक मत का उन्होंने प्रयोग किया, पूरी तरह इनकार कर देना। दूसरा आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब कि सदन को पुनर्विचार के लिए क्या किया जाता है, लौटाया जाता है। तो अगर ये देख कि निलंबनकारी वीटो क्या होता है, तो जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा को लौटा देता है कि आप पुनर्विचार करिए, ये परंतु 111 के परंतुक में है, लेकिन एक विधेयक को नहीं लौटा सकता। कौन सा? धन विधेयक। और संविधान संशोधन अलग जाएगा। तो इसको कौन सा हम वीटो कहते हैं? निलंबनकारी। तीसरा आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मने न 3 में न 13 में न अनुमति दे रहा है और न ही अनुमति देने से इनकार कर रहा है, अपने मेज पर छोड़ दिया है फाइल और आपका यानी कि रख लिया है ऑफिस में। न तो अनुमति दिया जाए और न ही देने से क्या किया जाए, इनकार, तो ऐसे लटकाए हुए हैं मामला। तो ये कहा जाता है पॉकेट वीटो। और एक वीटो आपका विशेषाधिकृत वीटो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो 4 प्रकार के वीटो हुए। तो अब पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर है वीटो में कि अमेरिका के राष्ट्रपति को? किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं? अमेरिका के, क्योंकि वहाँ 4 वीटो हैं। और भारत में कितने वीटो लागू होते हैं? 3। एक वीटो लागू नहीं होता, विशेषाधिकृत वीटो, याद रखिएगा। तो आइए अब आगे देखा जाए। इसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, एक अनुच्छेद 112 में आ गया मामला। इसको बजट कहते हैं। 2 क्वेश्चन बनता है कि एनुअल फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। बस एक 2 लाइन का क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है? 112। बजट को लीगल भाषा में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका याद रखेगा 3 क्वेश्चन सामान्य याद रखिए। बजट के बारे में किस धारा में अनुच्छेद में प्रावधान? 112। क्या कहा गया है बजट को? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति। कौन पेश करवाता कौन है? राष्ट्रपति। और करता कौन है? वित्त मंत्री। बस इतना याद रखिए। इसके बाद अनुच्छेद 113, 14 हल्का हल्का देखेंगे तो देख लीजिएगा।
जीएस में भले आ सकता है, ला में चांस कम रहता है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 117 पूछा जाता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आपका कहाँ किया गया है? 117 में किया गया है। अब ये है कि आपका वित्त विधेयक क्या राज्यसभा में माने प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? तो धन विधेयक भी नहीं किया जाता और वित्त विधेयक भी नहीं किया जाता। अकेले लोकसभा ही क्या है, पर्याप्त है दोनों के लिए। यानी कि वित्त विधेयक के लिए अकेले कौन पर्याप्त हैं? लोकसभा। हाँ, राज्यसभा को बस ये है कि आप विचार बताइए क्या है आपका, और कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 118 से आपका क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 118 से ये बनता है कि संसद अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए रूल बना सकती है। संसद ने बनाया भी है और उन्हीं नियमों के तहत आपका तमाम कार्य होते हैं। सदन भी चलाया जाता है, उसी नियम के तहत तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद आपका अनुच्छेद 118 का खंड 4 महत्वपूर्ण है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और आपका उसके बाद कौन करेगा? इसके लिए संसद क्या बनाएगी? नियम। तो लेकिन लोकसभा अध्यक्ष एक लाइन याद रखिएगा। इसके बाद आपका 119 छोड़ दीजिएगा। 120 आपका संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी, लेकिन सभापति या अध्यक्ष किसी को सांसद को अपनी मातृभाषा में भी आपका बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। फिर अनुच्छेद 121 और 122 आपका 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी कि संसद आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आपका कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में क्या कोई चर्चा करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। हाँ, लेकिन कब चर्चा कर सकती हैं? थोड़ा सतर्क रहना है। जब इनको हटाने का प्रस्ताव सदन में क्या हो, विचाराधीन। एक क्वेश्चन बन सकता है कि संसद कब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कंडक्ट पर चर्चा कर सकती है? तो जब उस जज को हटाने का प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन, उस समय किया जा सकता है। अमूमन रोका गया है कि आप न्यायपालिका पर संसद में अटैक न करिए। तो कई बार किया भी गया है, उलझुल बोला भी जाता है। तो बस वही है कि अध्यक्ष या सभापति क्या करते हैं कि बाद में उसको रिकॉर्ड से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब दिक्कत ये है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कौन क्या बोला ये तो सीधे आपका प्रसारित हो जा रहा है। बाद में लोग तो जान ही जाते हैं कौन क्या बोला, लेकिन बस बाद में ये होता है कि उसको रिकॉर्ड से क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, उसको रखा ही ना जाए। सदन में क्या हुआ उसको, जैसे कि आपका राहुल गांधी जी ने काफ़ी अडानी के बारे में बोला, अटैक किया, तो भाजपा नाराज हो गई और आपका कह सकते हैं, और उस बात को क्या किया गया, कार्यवाही से निकाल दिया गया अध्यक्ष द्वारा। तो आपका ये फालतू बोल गए, तो बोलता तो सही है, अब लोगों को फालतू लग जाता है। वही है कि आपका पप्पू पप्पू कह के लोग मजाक उड़ा देते हैं। नहीं तो बोलता जो है आपका गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन सीरियस नहीं लेते लोग उसकी बातों को, क्योंकि उसकी पार्टी के ही लोग और विपक्षी आपका पप्पू 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 है कह के उड़ा देते हैं मजाक। लेकिन बातों को समझिए तो भाई आपका कुछ सच्चाई रहती है, ये नहीं कि हमेशा फर्जी बोल रहा है। अगला देखिए आपका अनुच्छेद 122, बस एक लाइन। भाई जब संसद है और संसद के अंदर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण के बारे में कोई चर्चा न करिए। तो न्यायपालिका का भी कर्तव्य है कि संसद के अंदर आपका गाली गलौज मार पीट भी हो जाए तो न्यायपालिका आपका क्या उसमें हस्तक्षेप करे कि न करे? न करे। तो अगला अनुच्छेद बढ़ जाइए।
संसद में आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में चर्चा नहीं, तो 121 अनुच्छेद। तो न्यायपालिका भी सदन में क्या हो रहा है, इसकी कार्यवाही की जांच करेगी कि नहीं? नहीं, नहीं करेगी। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आईपीसी में भी बनता है। देखिए अगर संसद के अंदर आपका घूस लिया दिया गया है, तो न्यायपालिका सांसदों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन वहीं आपका घूस कहाँ लिया दिया गया हो, संसद के बाहर, तब आपका भ्रष्टाचार अधिनियम लागू। और संसद में ले लिए तो अनुच्छेद 122 क्या दे देगा? बचाओ कि संसद के अंदर की कार्रवाई की जांच किसको नहीं पावर है करने की? न्यायपालिका। दूसरा नियम ये आया कि अगर एक सांसद ने अपमानजनक बातें संसद के अंदर बोल दी तो वह मानहानि नहीं है, लेकिन वही बातें अगर बाहर आकर वह रिपीट करता है तो वह मानहानि मानी जाएगी। तो क्योंकि संसद के अंदर जो भी बोलिए, गाली गलौज करिए, बाहर न्यायपालिका आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि ये माननीय है, सांसद हैं भाई आपका। काफ़ी मैंने कह सकते हैं कि बचाव दिया गया, ये नहीं कि आपका इस प्रकार आपका एक और अनुच्छेद इधर बचा है 123 संसद के विश्रांत काल में, यानी कि शांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब यहाँ क्वेश्चन मैं वैसे बता चुका हूँ राज्यपाल का, जब भी ये पढ़िएगा अनुच्छेद 213 दोनों एक साथ पढ़िएगा, आर्टिकल वाइज भी पूछा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो 213 मार्क कराइए 213। राज्यपाल है ना 123 भाई, और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? 213। एक साथ लगभग सेम नियम है, आपका कोई अंतर नहीं है, मैं बताया था लेकिन फिर एक बार हम बता दें। पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है कि भारत का राष्ट्रपति कब ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता, तो आपका देखिए कब नहीं कर सकता वाले पर आइए। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, दूसरा जब संसद का एक सदन सत्र में हो, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कब जारी नहीं कर सकता? बस एक लाइन याद रखे, जब संसद के दोनों सदन क्या हो? सत्र में। अगर केवल एक सदन सत्र में है और एक आपका नहीं है, तब अध्यादेश जारी करने पर कोई रोक नहीं। पहला नियम। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के क्या होगा? समविस्तृत, यानी कि जितना पावर संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, उतना ही पावर क्या होता है? अध्यादेश का। ये आपका विधायी शक्ति कहा जाता है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123। ये कहा जाता है इसके बारे में कि विधायिका की शक्ति को कार्यपालिका ने हड़प लिया है, यानी कि जो कानून बनाने का पावर संसद को है वो तो राष्ट्रपति को दे दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस जारी करके क्या बनाइए? कानून। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है अगला कि आपका जो ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, किस विषय पर कर सकता है? तो जिस विषय पर संघ संसद को विधि बनाने का अधिकार है। तो किस पर अधिकार है? संघ सूची पर, समवर्ती सूची पर और अवशिष्ट विषय पर, राज्य सूची पर नहीं, सामान्यतः। तो इसके बाद अगर आपका राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया और आपका संसद को जो कानून बनाने का पावर है संविधान में, उसके बाहर वह ऑर्डिनेंस है, तो वह शून्य हो, वह अप्रवर्तनीय होगा कि प्रवर्तनीय? तो लास्ट लाइन बता रहे हैं बेरेट के अंतिम खंड कि अगर राष्ट्रपति ने अपनी अधिकारिता का क्या कर दिया? वायलेशन, तो वह
उस मात्रा तक वह अप्रवर्तनीय होगा, कानून शून्य होगा, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अध्यादेश को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उन्हीं आधारों पर, जिन आधारों पर किसी कानून को हम क्या कर सकते हैं, तो अध्यादेश अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो हम जा सकते हैं कि नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ये दिखा सकते हैं कि ये तो संसद का पावर ही नहीं है, और किसने अध्यादेश जारी कर दिया, इस पर राष्ट्रपति ने। अध्यादेश का कार्यकाल ज़्यादा पूछा जाता है। अध्यादेश जब जारी होता है तो जब सदन की बैठक होगी तो उस अध्यादेश को पास करना पड़ेगा। संसद की बैठक जब शुरू हो तो उसके कितने सप्ताह के अंदर वहीं पूछा जाता है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह, याद रखिए 42 दिन। अगर 42 दिन के अंदर वह अध्यादेश पास नहीं हुआ तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, समाप्त। और पास हो गया तो कानूनी रूप ले लेगा, और फेल मार गया तो अपने आप क्या हो जाएगा। अब आपका डीसी बाधवा का केस आया, जिसमें अब आपका अध्यादेश राज्यपाल बिहार में जारी करते थे, समाप्त हो गया, सदन फिर सत्रावसान हो गया, फिर वही अध्यादेश। 15-17 साल तक एक ही अध्यादेश को बार बार क्या किया गया, बनाए रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो संविधान के साथ कपट है। कार्यपालिका ने विधायिका की शक्तियों को क्या कर लिया, हड़प लिया, ऐसा संभव नहीं है। तो डीसी बाधवा का केस याद रखिएगा, जहाँ की आपका मिसयूज पर है। कौन सा केस है? डीसी बाधवा का। पूछा इस प्रकार, अनुच्छेद 100, हाँ, राष्ट्रपति किसी भी समय ऑर्डिनेंस को भाई वापस ले सकता है, जारी भी कर सकता है। तो क्या कर सकता है, वापस। 6 सप्ताह का नियम याद रखिए। हाँ, एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर भिन्न भिन्न समयों पर बैठक हो सदन की, तो बाद में जो सदन की बैठक होगी वहाँ से 6 सप्ताह क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। इस प्रकार ये भी चैप्टर आपका द एंड हो गया। अब आइए बैक होइए। अब नीति निर्देशक, हाँ, पहले अनुच्छेद 368 पढ़ा दिया जाए भाई, कई लोग केस के लिए परेशान हैं। आपका कुछ केस लिखे, हम कुछ बता दे रहे हैं, मेन मेन चीज़ें, तब आपका पीछे चला जाए। देखिए आपका लिख लीजिए संविधान का संशोधन, 2-4 पॉइंट लिखिए पहले, मेन मेन चीज। संविधान का संशोधन यानी कि आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ तक संविधान के संशोधन का प्रश्न है, आपका संविधान में संशोधन, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि कितने प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से। पहले तो ये लिखिए, देखिए यही क्वेश्चन आपका समस्यात्मक है। पहला, संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप मारिएगा 3 प्रकार। लेकिन फिर क्वेश्चन नया बन सकता है, वह बन सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के कितनी प्रक्रिया दी गई है। तो 3 प्रक्रिया वहाँ नहीं है। आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रक्रिया दी गई है, और एक प्रक्रिया वहाँ से क्या है, बाहर। तो लिख लीजिए अनुच्छेद 300 आपका 68 में संविधान संशोधन की केवल 2 प्रक्रिया दी गई है। ये क्वेश्चन टेक्निकल बन सकता है। अगर स्पेशली आपका पूछे, कह सकते हैं कि आर्टिकल 368, तो आप याद रखिएगा आपका कितनी माने आपका कितने प्रक्रियाएं दी गई हैं, 2। लेकिन सामान्यतः आपका 3 तरीके से हो सकता है। एक उतना महत्वपूर्ण कानूनन नहीं माना गया है, इसलिए 368 के दायरे से क्या रखा गया है, बाहर। फिर क्वेश्चन बनता है
कि संविधान संशोधन आपका किस भाग में है, संविधान के भाग तक पूछा गया है, भाग गलत न हो तो संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो आपका भाग 20 है ना, भाग 20 में है, 20 में, एक बार देख लीजिए तो भाग 20 में है। फिर आपका पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान 362 में जो है वो कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, रट कर जाइए, कहाँ से लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद देखिए जो आईएएस में क्वेश्चन बना है, आपका कह सकते हैं कि एक तो बना है आईएएस में इस पर आपका कि भारत का संविधान आपका कठोर है, लचीला है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नम्य है, अनम्य है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मारकर आना है। अब जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संविधान नम्य है या अनम्य, लचीला है या कठोर है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें दिया था संविधान संशोधन, वित्त विधेयक के लिए, धन विधेयक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नम्य अनम्य या उदार और आपका अनुदार या लचीला और कठोर जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये संविधान संशोधन से रिलेटेड है। इसका मतलब पहले जानिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है तो उस संविधान को नम्य या लचीला कहते हैं, और अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया टेढ़ी है, कठिन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनम्य। तो भारत के संविधान में कुछ प्रावधान नम्य है तो कुछ अनम्य है, तो दोनों आपका भारत का संविधान नम्य है, अनम्य है, यानी कि लचीला है, कठोर है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, दोनों मार कर आइए। तो आप दोनों कैसे हैं ये पहले समझिए। पहला नियम जो आपका संशोधन का है, जो अनुच्छेद 368 में नहीं है, पहले वो जान लीजिए कि आपका उसका प्रावधान है साधारण बहुमत, यानी कि लोकसभा पास कर दे जन साधारण बहुमत से, राज्यसभा पास कर दे, राष्ट्रपति अनुमति दे दे, तो संविधान में संशोधन हो गया। ये प्रक्रिया 362 के क्या रखी गई है बाहर, जैसे कि आपका राज्यों का निर्माण इत्यादि, नए राज्यों का निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया 362 से क्या है, बाहर। दूसरा आपका देखना है आपका कि संसद का 2/3 बहुमत से पास हो, यानी कि उपस्थित और मत देने वालों का कितना से 2/3 से पास हो जाए तब पास माना जाएगा। ये थोड़ी बहुत कठिन प्रक्रिया आ गया, फिर भी ये आसान माना जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया आपका कठिन है कि संसद का कम से कम 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन। तो जीएसटी वाला यही आपका प्रावधान है कि जीएसटी जो आया, ये अनुच्छेद 362 में जीएसटी जोड़ा गया है, और जीएसटी में जब भी संशोधन करना हो तो केवल संसद नहीं कर सकती। ये जो हम तीसरा तरीका बताए कि संसद का 2/3 बहुमत हो और फिर आधा राज्य कम से कम उस कानून को क्या करें, अपने अपने विधानसभाओं में पास करें, तब जाकर जीएसटी अस्तित्व में आएगी। अब ये समस्या आगे देखिए, तो 3 तरीका बताया गया, तो 2 तरीके दिए गए हैं 368 में, दूसरा और कौन सा, तीसरा। अगला क्वेश्चन बनता है कि 362 में संशोधन कैसे किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, यानी कि संविधान संशोधन वाले अनुच्छेद में ही संशोधन कर डालिए।
इसके लिए तरीका आपका ये है कि संसद का विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ये लिख लीजिए, कहीं पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन कैसे होगा, ये क्वेश्चन बना है। तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों का क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन। आधे से अधिक न मार दीजिएगा, आधा मैं बता रहा हूँ कम से कम। यानी कि अगर 28 राज्य हैं तो आपका 14 राज्य आपका क्या हो गए, रजामंद हो गए। तो आपका संविधान में संशोधन हो जाएगा कि नहीं, इस प्रावधान से हो जाएगा। तो जनसंख्या के आधार पर नहीं है, विधानमंडल के आधार पर है। छोटे छोटे उधर के जुट जाएं तो यूपी बिहार को क्या कर देंगे, बाहर जाओ, तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 14 राज्य छोटे छोटे पास कर दिए तो आपका पास हो गया विधेयक। तो 368 में संशोधन कैसे किया जाता है, ये पूछा जाता है, सतर्क रहिएगा। संसद का विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या, अनुसमर्थन। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि जो ये अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद में कितनी बार अब तक संशोधन किया गया है, 4 बार। लिखिए तो आर्टिकल 368 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, 4 बार। तो आपका चारों हो सकता है, क्रम मिलाने के लिए आ जाए। पहला 7वां लिख लीजिए चारों, तो 7वां, 24वां, 42वां और जीएसटी वाला 101, 724, 42 और 101। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, 4। ये चारों प्रक्रिया, भाई देखिए फिर एक बार 4 बार हुए हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 368 में आपका कि क्या संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है कि नहीं, संयुक्त बैठक बुला सकता है कि नहीं, नहीं। तो लिख लीजिए, आपका वैसे लिखवा गया है कि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, अलग अलग ही पास करना होगा। संविधान संशोधन के लिए एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी कि नहीं, नहीं बुलाई जा सकती। भाई लोकसभा में अलग पास किया जाएगा, राज्यसभा द्वारा अलग। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या संविधान में संशोधन करने के लिए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं, नहीं। लिखिए, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस द्वारा नहीं होगा संविधान में संशोधन, याद रखिएगा। और संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अगला देखिए क्वेश्चन आपका अभी समाप्त नहीं हुआ, सामान्य बात है। दूसरा आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में क्या लिखा गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा बेर देखिए क्या लिखा है। यही क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट किया है कि अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है कि संसद की शक्ति बताता है कि दोनों बताता है। तो बेरेक में एक बार गौर करिए क्या लिखा है, दोनों।
हाँ, इसके बाद संविधान में संशोधन का मतलब क्या हुआ? तो संविधान में संशोधन का मतलब संविधान के प्रावधानों में कुछ निरसन करना। निरसन माने कुछ प्रावधान समाप्त करना, कुछ परिवर्धन कर देना। परिवर्धन माने कुछ ऐड कर देना, और कुछ परिवर्तन, परिवर्तन माने कुछ बदलाव ला देना। ये तीन संविधान में संशोधन का मतलब पूछा जाता है। तीन बताइए। इसके बाद अगला पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि नहीं, या अनुमति रोक सकता है कि नहीं, वीटो का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या है बात। अब वो संविधान संशोधन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। तो संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन के कारण मन द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया गया, बाउंड। अगला क्वेश्चन आइए, जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होगा वह अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार आपका अनुच्छेद आपका अभी दो बातें और बची हैं, तब के सहित आ जाए। दो बातें और बची हैं। अनुच्छेद 368 का क्लाज 4 और 5 पर गौर करना है। 368 के क्लाज 4 और 5 जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाता था, और ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। खंड लिखिए, 368 का कौन सा खंड? 4 और 5। कब जोड़ा गया? तो 42वें द्वारा। अब ये पूछा जाता है कि 368 के किस क्लाज को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो 4, 5 मार कर आइए। केस याद रखिएगा आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। भाई वही केस याद रखना है। मिनर्वा मिल्स बनाम कौन सा केस है? भारत संघ। इस केस में आपका किस खंड को अवैध घोषित किया गया? 4 और 5। 4, 5 कब जोड़ा गया था? 42वें। ये जुडिशियल रिव्यू पर क्या लगाता था? रोक। अब आ जाइए केस संविधान। अब आइए कि मूल, भाई बेयर एक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, घर पर एक बार देख लीजिए। जितना क्वेश्चन सामान्य बन सकते हैं, समय कम है, उतना हमने बता दिया। जीएसटी भी आपका पूछा जा सकता है। तो जो हमने तीसरी प्रक्रिया बताई कि संसद का 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का क्या अनुसमर्थन, ये कुछ प्रावधान है। अब आगे आइए, केस लोग परेशान है, केस लिखना चाहें तो लिखिए भाई। अब आपका संविधान संशोधन को लेकर, अर्थात मूल अधिकारों में जहां तक संशोधन की बात है, इस पर आपका मैंने 7-8 केस याद रखना है। उसमें थोड़ा अंदर से भी याद रखना है, 2-4 बातें। तो लिख लीजिए केस मूल अधिकारों में संशोधन पर प्रथम वाद पहले लिखिए। आजकल प्रथम वाद ज़्यादा पूछ रहा है कि प्रथम वाद कौन है। तो लिखिए प्रथम वाद आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 उच्चतम न्यायालय। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस आया 1951 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में आपका कह सकते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, और उच्चतम न्यायालय ने उस संविधान संशोधन को वैध माना और ये कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। खुली छूट दी गई किसको? संसद को। ये पहला केस आया। इसमें जो आपका मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे। मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए
जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे। क्या कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं? कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा केस आइए, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1965 का ये केस है आपका। इसमें आपका फिर वही विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या, हाँ, 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। 17 लिखना चाहे तो लिखे, हो सकता है पूछ ले। इस केस में 17वें संविधान संशोधन 17 अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। इस केस, ये 1965 का केस है। इस केस में आपका मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गडकर। मुख्य न्यायाधीश भी लिखते रहिए, गजेंद्र गडकर थे। 5 जजों की पीठ बैठी थी, लेकिन यहाँ सबसे पहले विरोधाभास होता है। 3-2 से निर्णय आया। देखिए, 5 जजों की पीठ थी, कितने से निर्णय आया? 3-2 से निर्णय आया। नेट में ये पूछा गया था कि अल्पमत में किसने किसने निर्णय दिया, आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। तो अल्पमत में निर्णय जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मधोलकर ने दिया। लिखिए, मैंने दो जज विरोध में निर्णय दिए हैं, वो कौन कौन है? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मधोलकर। देखिए, इस केस में बहुमत ने यही कहा कि जो शंकरी प्रसाद के केस में निर्णय दिया गया वो सही है। 3 जजों ने कहा, लेकिन 2 जजों ने विरोध भी किया कि सही नहीं है। और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन के लिए राज्यों का भी अनुसमर्थन होना चाहिए। अल्पमत में निर्णय दिए। लेकिन मधोलकर ने ये कहा कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व या बातें मौजूद हैं जिसमें कि संशोधन करने की क्षमता संसद को नहीं है। और यहीं से जो मधोलकर ने बातें कही, यहीं से बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा या संविधान के मूल तत्व का उद्भव हुआ। ठीक है, आपका मधोलकर अल्पमत में निर्णय दिए थे, लेकिन सबसे पहले अपने विचार तो प्रकट किए कि संविधान में ऐसा कुछ है तत्व जिसमें कि संसद को छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, यानी कि संसद संशोधन नहीं कर सकती। ये आपका, लेकिन अल्पमत का निर्णय मान्य नहीं होता। फिर ये अल्पमत बाद में किस में बदल जाता है? बहुमत में। तो आइए अगला केस देखा जाए। तीसरा केस आपका IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा केस लिखिए, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। IC गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। IC गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट, 1967 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें आपका पहले विशेषता लिखिए, उसके बाद तो जो पिछली बार आपका क्वेश्चन बना था कि मने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के वाद में दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने किस केस में सेटिसाइड किया, उलट दिया। ये पिछली बार आया था क्वेश्चन। तो गोलकनाथ के वाद में जो ऊपर के 2 निर्णय हैं उसको क्या किया गया? सेटिसाइड, अपास्त या उलट दिया गया। किस किस केस में दिया गया निर्णय? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। पहला लाइन ये जानना है। दूसरा आपका कि इसमें कितने जज टोटल थे? 11 लिखिए, 11 जज थे। फिर निर्णय कितने से आया? 6-5 से। 6 बहुमत में और 5 क्या? अल्पमत में। मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, जस्टिस सुब्बा राव मारकर आएंगे। सुब्बा राव, ये भी पूछा जा चुका है।
एक बार निर्णय की तारीख एक दो बार पूछी गई है, तो आपका निर्णय की तारीख 27 फरवरी 1967, 27 फरवरी 1967 अंडरलाइन करके जाइएगा। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत किस में दिया गया। तो भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत इसी केस में दिया गया। लिखिए भविष्यलक्षी विनिर्णय। भविष्यलक्षी विनिर्णय का मतलब ये हुआ कि हम निर्णय तो दे रहे हैं, लेकिन ये निर्णय आगे से लागू होगा, जो पीछे काम हो गए हैं उस पर कोई प्रभाव, याची को कोई राहत नहीं दी जाती। आपका आगे से विपक्षी को कुछ कार्य करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। जो कर चुके हो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा न करना। फिर आपका इसमें डेट आ गई। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो आप गोलकनाथ का मामला मारिए। लिखिए संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ये सर्वप्रथम किस केस में बताया गया, तो गोलकनाथ के वाद में। याद रखिएगा कौन सा वाद है, गोलकनाथ। तब तक संसद बौखला गई और बौखलाहट में संविधान संशोधन ही कर डाली। और इसके बाद आपका लिखिए 24वां संविधान संशोधन हुआ। तो नीचे लिख लीजिए इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन, 24वां। और तमाम चीज़ें बदल दी गई। प्रक्रिया की जगह अब शक्ति भी लिख दी गई। अनुच्छेद आपका 368 में राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। ये हुआ कि अनुच्छेद 368 का कानून 13 में विधि नहीं माना जाएगा। तमाम बातें आई। 24वें संविधान संशोधन को मुख्य रूप से फिर चुनौती दी गई। तो अगला केस आ जाइए आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चौथा केस लिखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कुछ कोटेशन भी यहाँ आपको देखना है। सबसे पहले इस वाद में मुख्य रूप से 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था। वैसे आगे पूछे तो लिख लीजिए 24वां, 25वां, 26वां और 27वां। लिखे दोनों, चार लिखे 24, 25, 26 और 27। इन सभी चारों संविधान संशोधनों को किस केस में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 24, 25, 26, 27 हो सकता है आ जाए अंदर से। फिर कुल जजों की संख्या 13। कुल जज लिखिए 13, 13। निर्णय पूछा जाता है कितने से आया, 7, 6 से। कुल जज कितने थे, 13। निर्णय आपका कितने से आया, 7, 6। तो केशवानंद भारती के मामले में कितने की पीठ बनी थी, 13 की। अब तक की सबसे बड़ी पीठ किस केस में बनी है, केशवानंद भारती में। आपका सबसे बड़ी पीठ कितने की बनी है, 13 की। ये क्वेश्चन आ चुका है जीएस में। सबसे बड़ी पीठ अब तक कितनी की बनी है इसके बाद आपका मैंने इससे बड़ी कभी पीठ अभी सुनवाई करके फैसला नहीं दी है। आपका जैसे कि इस समय पीठ बनी थी, ये जो आधार कार्ड इत्यादि को लेकर था 9 जजों की, आपका बनी थी रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी, एकांता का अधिकार। इसके बाद जो इसमें पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश सीकरी महोदय थे। लिखिए मुख्य न्यायाधीश सीकरी थे। फिर निर्णय की डेट एक पूछी गई है, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973।
देखिए क्या निर्णय आया, एक बैलेंस ही बनाया सुप्रीम कोर्ट में आपका, कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में या मूल तत्व में या बेसिक स्ट्रक्चर में या मूल जो भावना है संविधान में निहित है, मौलिक भावनाएं, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि संसद आपका किस में कहा गया, किस मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस में प्रतिपादित किया गया, लिखते रहिए। तो आपका माने केशवानंद भारती में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किस में किया गया, केशवानंद भारती। फिर आपका संसद कहाँ संशोधन नहीं कर सकती। अब देखिए कैसे दिया है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूलभूत ढांचे। मूलभूत ढांचे को आधारिक संरचना भी कहते हैं। इंग्लिश वर्जन थोड़ा याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। और इनमें से कोई नहीं, तो भाई आपका मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व का कोई मतलब ही नहीं रहा। बस अब एक ही मतलब है, कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो संसद किस में संशोधन नहीं कर सकती, पूछ ले, बेसिक स्ट्रक्चर। अब मूल अधिकार ये सब में संशोधन कर सकती हैं, ये पूछा जा चुका है, किस में संशोधन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका, क्या संसद को अथाह पावर है संशोधन करने का, नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि संसद संविधान में संशोधन करके आपका नया संविधान नहीं बना सकती, ये संसद को पावर नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस केस में ये कहा गया कि संसद एक पूर्णतया नया संविधान नहीं लिख सकती संशोधन करके, ये जो संविधान लिख दिया गया वह अकाट्य है, आप कुछ ही बदलाव ला सकते हैं, पूरी तरह संविधान को खारिज। तो किस केस में कहा गया, आपका केशवानंद भारती। लिखिए, संसद एक पूर्णतया नया संविधान नहीं लिख सकती, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये अंडरलाइन करिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। संसद एक पूर्णतया नया संविधान नहीं लिख सकती, ये किस केस में कहा गया, तो केशवानंद भारती। इसके बाद आता है, बिहार में क्वेश्चन बना था, इसके बाद पांचवा केस आता है, चार केस हो गए ना। पांचवा केस आता है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975 का। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, ये केस आपका बिहार में पूछा गया था पिछली ही बार, हो सकता है यूपी में रिपीट कर दे। यहाँ आपका मैंने पूछा ये जाता है कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की परीक्षण की बात किसमें उठी। सिद्धांत तो प्रतिपादित हो गया केशवानंद में, लेकिन सबसे पहले आपका मूलभूत ढांचे का वायलेशन हुआ है कि नहीं, इस पर विचार करने का मौका सुप्रीम कोर्ट को किस केस में मिला, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम रामनारायण। अब यहाँ दो चीजों को मूलभूत ढांचा मान लिया गया, कहा गया कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। वहीं बिहार पूछा गया था और दोनों बातें लिखी है। पहला मूलभूत ढांचा माना गया निष्पक्ष निर्वाचन या चुनाव, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को ये किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। और एक और माना गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो बिहार ने दूसरा पॉइंट पूछा था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर मानी गई, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। इसके बाद आपका मुख्य रूप से संविधान संशोधन होता है 42वां, जिसमें कि अनुच्छेद 368 में
आपका खंड 4 और 5 जोड़ा गया, जिसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता था, वायलेशन। तो लिखिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सन एक बार पूछा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस चंद्रचूड़ सीजे थे, चीफ जस्टिस। यानी कि बाप जद तो बेटवा भी क्या हो गया है, देख ही रहे हैं भाई। तो सीजे चंद्रचूड़ थे। लिख लीजिए इस केस में अनुच्छेद 362 के क्लास 4 और 5 को अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया। इसके बाद केस आता है 9वीं अनुसूची पर। केस आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, खत्म हो भाई ये। और 9वीं अनुसूची पर केस आता है, तो 9वीं अनुसूची में संशोधन। आप 9वीं अनुसूची पर केस आता है, तो सबसे पहले केस है वामन राव बनाम भारत संघ। अगला केस लिखिए, वामन राव बनाम भारत संघ। ये संशोधन से ही है, लेकिन आपका 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। 1981 सुप्रीम कोर्ट एक बार सन पूछा है। मिनर्वा मिल्स आए तो 1980, बामन राव आए तो 1981। आपका 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। सबसे पहले इस केस में कहा गया था, यानी कि 9वीं अनुसूची के किसी कानून से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, तो न्यायपालिका उसको देख सकती है, उस कानून को क्या घोषित कर सकती है, अवैध। इसके बाद एक केस आता है, इस पर फिर आया, आई आर सिल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। आई आर सिल्हो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये भी 9वीं अनुसूची से ही जुड़ा है। आई आर सिल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 9वीं अनुसूची से है। अब देखिए आगे लास्ट में आपका निष्कर्ष निकाला जाए। पूरा तो भाई पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन निष्कर्ष एक, आखिर अब दो बातें आपको लास्ट में थोड़ा कंसेप्चुअल चलना है। एक, संसद को पावर दे दिया गया कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पावर हथिया लिया कि आप संशोधन करिए, हम ये चेक करेंगे कि क्या आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल तत्व का वायलेशन किए हैं कि नहीं। अगर किए हैं तो हम आपके संविधान, आपके संशोधन को क्या कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। तो एक तो खुली छूट दे दी गई संसद को, लेकिन लगाकर पावर कौन रख लिया, सुप्रीम कोर्ट, कि हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका संशोधन वैध है कि अवैध। अब आपका कब, जैसे कि आपका ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मूलभूत ढांचे का क्या करता है, वायलेशन, तो अवैध घोषित कर दिया कि स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका पर क्या करता है, अटैक। तो आखिर जब आपका संसद को भी पावर है कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर मिल गया कि मूलभूत ढांचे के आधार पर रद्द कर दे, तो आखिर व्यवस्था कैसे चल रही है, चेक एंड बैलेंस। यही आपका लिखना है कि ये जो संशोधन चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल, ये किस पर आधारित है, तभी व्यवस्था कायम है। चेक एंड बैलेंस, यानी कि उसको लिखिए, नियंत्रण एवं संतुलन। दोनों दोनों पार्टी कुछ न कुछ कंट्रोल की है, तभी तो आपका लड़ाई थोड़ा कम हुई है। यानी कि दोनों पार्टी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सतर्कता बरतता है। और कौन बरतती है, संसद। ये नहीं कि धुआंधार संसद संशोधन करती जा रही है। ये भी नहीं है कि हर एक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रद्द ही करते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कंट्रोल रखा है, और कौन, आपका संसद। तभी तो व्यवस्था चलेगी। नहीं तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो हर एक संविधान संशोधन को क्या घोषित करता रहे, अब है तो कहाँ से।
तो एक लाइन याद रखिए, चेक एंड बैलेंस, यानी कि नियंत्रण एवं संतुलन। ये सिद्धांत अमेरिका से प्रेरित है, लिखना चाहे तो लिखिए। इसी पर वर्तमान में हमारा संविधान आधारित है, यही व्यवस्था चल रही है। तो लास्ट लाइन आपका ये आ गया कि संसद को पावर है कि संविधान के किसी भी भाग में, चाहे मूल अधिकार हो चाहे कोई भी हो, क्या कर सके, संशोधन। लेकिन संसद मूलभूत ढांचे में संशोधन, और वर्तमान समय में आज भी यही सिद्धांत हमारे यहाँ क्या है, लागू। इस प्रकार लगभग सभी केस समाप्त हो गए, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब आपका सीआरपीसी चलेगी भाई। अभी आपका कल आपका संविधान का केस और जो बचे हैं मूल अधिकार इत्यादि में कल शुरू किया जाएगा, वहीं चैप्टर बचा भी है। तो आपका चूंकि मूल अधिकार अभी 2-3 माह पहले पढ़ाया गया था, पूरा डिटेल में महीनों चला था, इसीलिए उसे लास्ट में किया जा रहा है। तब भी आज जितना पढ़ाया गया, निश्चित 2-4 क्वेश्चन हमें लगता है बनना चाहिए। तो सीआरपीसी अभी चलेगा, रेस्ट ले लीजिए।